नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन और शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास बुलेटिन की बीजेपी से जुड़ी हुई खबर से, जो कि कर्नाटक विधानसभा को लेकर है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर लगातार मंथन जो है वो जारी है और कल दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसको लेकर हुई। लेकिन अदिति, अब भी इंतजार इस बात का है कि कब तक ये सूची आती है। शायद थोड़ा वक्त इसमें लग रहा है। बिल्कुल। और ये जो बैठक हुई है इसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष, कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। अब खबर ये है कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो आज रात या कल सुबह तक आ जाएगी। जो कल की बैठक है उसमें 140 नामों को मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसके अलावा आज भी 40 से 50 नाम जो हैं वो फाइनल किए जाएंगे और कल जो तय हुए नाम हैं उनमें कोई मौजूदा विधायक जो हैं उनके टिकट भी काटे गए हैं। तो ये सब देखना काफी दिलचस्प होने जा रहा है। 2019 में कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा, ये भी एक बड़ी खबर यहां पर निकलकर आ रही है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें, जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा और किन किन का टिकट काटा जाएगा। और सबसे दिलचस्प जिस चीज पर नजर रहती है अखिलेश की, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है, करीब 8 बजे तक चली थी। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी वहीं रुके रहे। बैठक समाप्त होने के बाद उनकी अलग से गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत हुई थी। ये भी करीब 45 मिनट तक चली थी। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने करीब 140 नाम उन्हें अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आज भी दोबारा चर्चा होगी। इसके साथ आज 40 से 50 नामों को और ज्यादा जो है उस पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद आज देर रात या फिर कल सुबह तक बीजेपी की पहली सूची करीब 200 उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। कल जो 140 नाम तय किए गए उनके बारे में बताया गया है कि इनमें जो 2019 में कांग्रेस से विधायक आए थे उन सभी को टिकट देने की बात कही गई है। साथ ही कई जो मौजूदा विधायक हैं, कहा जा रहा है कि 8 से 10 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट जो है वो बीजेपी ने कल काटने का फैसला किया है। जहां तक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का प्रश्न है, वो अपनी सीट जो शिगांव है वहीं से चुनाव दोबारा लड़ेंगे, ये भी कल की बैठक में तय हुआ। इसके साथ एक शिकारीपुरा सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की थी, जिस पर काफी असमंजस और खबरें चलती रही, उसके बारे में भी अब ये करीब करीब स्पष्ट हो गया कि उनके जो बेटे हैं बीवाई विजेंद्र, वो शिकारीपुरा सीट से अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। खुद येदियुरप्पा तो अब खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। तो ये मोटे तौर पर अभी जानकारी मिली है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मंथन है वो अभी तक लगातार चल रहा है। इस समय भी एक बैठक जो धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और प्रभारी है चुनाव के, उनके यहाँ पर बैठक हो रही, इसमें कि बीएस येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत तमाम कर्नाटक के नेता मौजूद हैं, जिसमें कि आज जो बैठक शाम को होने वाली उसमें आगे के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बीजेपी सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और एचडी कुमारस्वामी, इन तीनों ही कद्दावर नेताओं के खिलाफ भी पार्टी के मजबूत नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इसके बारे में भी आज देर रात या फिर कल सुबह लिस्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा अखिलेश जी, ये भी आप बताइए कि आमतौर पर इतना ही वक्त बीजेपी लेती है टिकटों के तय करने में, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। और चुनौतियां इस बार क्या रह सकती हैं कर्नाटक में? क्योंकि हमने देखा येदियुरप्पा अपने बेटे की सीट या अपनी सीट को लेकर थोड़े नाराज दिखे, बसवराज बोम्मई को लेकर अलग सियासत वहां पर चलती रही है। तो इस बार क्या चुनौतियां हैं जो बीजेपी के सामने आ सकती हैं? देखिए, समय की जहां तक बात है ताबिश, प्रक्रिया तो बीजेपी की यही है जो अन्य राज्यों में होती है, जो इस बार कर्नाटक में भी लागू की गई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नामांकन जो है वो 13 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने कहीं देर तो नहीं कर दी। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही। कांग्रेस के करीब करीब सभी जो है 57 को छोड़कर के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। जेडीएस ने भी अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तो बीजेपी ने अब सबसे आखिर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि शायद बीजेपी ये भाप करके कि कई ऐसे लोग जिनको टिकट ना दिया जाए कहीं वो कांग्रेस में या जेडीएस में ना चले जाएं, इसलिए आखिरी मौके पर सूची जारी की जाए, ये भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन हाँ, बीजेपी चूंकि वहां पर सरकार में है और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि अगर दोबारा सत्ता में आना है तो फूक फूक करके कदम रखना होगा, क्योंकि कर्नाटक का
जो हालिया इतिहास है वो ये बताता है कि वहां पर जो पार्टी सत्ता में होती है वो दोबारा नहीं आ पाती है। तो ये एक जरूर बीजेपी के सामने चुनौती है। सत्ता विरोधी लहर का किस तरह से मुकाबला करना है, हर सीट पर किस तरह से देखना है, जाति समीकरणों को किस तरह से साधना है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 55 लिंगायतों को टिकट दिया था। इस बार भी उस समुदाय की इतने विधायकों को, इतने उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग है, क्या बीजेपी उस मांग को मानेगी? ये सारी चीजें इस पर काफी सोच समझ करके फैसला किया जा रहा है। जो अदिति ने प्रश्न पूछा था वो उसका जवाब भी मैं दे देता हूं कि क्या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी केवल बसवराज बोम्मई के चेहरे पर आगे चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी का भी चेहरा होगा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी चेहरा होगा। उधर राज्य के नेताओं की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई और नलिन कतील जो कि उनके अध्यक्ष हैं, सबके चेहरे पोस्टर्स पर होंगे। तो केवल बसवराज बोम्मई के ऊपर फोकस नहीं होगा, ये भी आप मान करके चलिए। तो बीजेपी अपनी ओर से ये नहीं कहेगी कि अगर दोबारा सत्ता में आते तो उन्हें कमान सौंपी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि आज भी कुछ नाम जो है उनका ऐलान होगा और आज भी एक सूची जो है बीजेपी लेकर आएगी 40 से 50 उम्मीदवारों की। तो कर्नाटक चुनाव से पहले चुनावी खींचतान जो है वो भी तेज होने लगी है ताबिश, और कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वो भी अब सामने आने लगे कि किन चुनावी मुद्दों पर ये पार्टियां जो है वो आमने सामने होंगी। विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस सत्तारूढ़ बीजेपी से भिड़ी हुई है, और जो ताजा मुद्दा है वो गुजरात के ब्रांड अमूल के कर्नाटक के बाजार में उतरने से जुड़ा है। यहां पर इसको लेकर देखिए, आपकी कांग्रेस और जेडीएस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक को लूट रहे हैं। तो एक ये मुद्दा जो है वो वहां पर बड़ा होता जा रहा है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले दूध को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। गुजरात के उभरे ब्रांड अमूल ने कर्नाटक के बाजार में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने बोम्मई सरकार पर निशाना साधा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि बोम्मई सरकार दूध से जुड़े स्थानीय ब्रांड नंदिनी को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस के आह्वान पर अमूल के उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। दोनों पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी पर कर्नाटक के किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है। नंदिनी हमारा ब्रांड है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने किसानों की मदद करनी चाहिए। किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा। ये कर्नाटक और कर्नाटक के किसानों के हित का सवाल है। वो अमूल को यहाँ ला रहे हैं, ये शर्मनाक है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बसवराज बोम्मई कर्नाटक के किसानों के साथ धोखा करेंगे। I never expected Bommai would betray the fame of farmers of Karnataka. अमूल और नंदिनी विवाद के बीच विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए पूछा, क्या प्रधानमंत्री कर्नाटक को लूटने के लिए वहां के दौरे पर आए हैं? उधर किसान और होटल एसोसिएशन भी अमूल के आने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बोम्मई ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और जेडीएस अमूल के आने का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अमूल विचारदल्ली बड़ा स्पष्टते ಇದೆ नमगे। नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है और कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। हमने नंदिनी ब्रांड का दूसरे राज्यों में भी प्रचार किया है। हाल उत्पादने ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು। कांग्रेस की मानसिकता बहुत हल्की है। वो चीन का प्रोडक्ट स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत का नहीं। हम कर्नाटक के नंदिनी ब्रांड को वैश्विक ब्रांड बनाना चाहते हैं। सरकार किसी ब्रांड का समर्थन करने के लिए नहीं है। ये कांग्रेस और जेडीएस की छोटी राजनीति है। अगर किसानों को कुछ होता है तो कांग्रेस और जेडीएस जिम्मेदार होंगी। अमूल बनाम नंदिनी की ये बहस तब से तेज हुई जब अमित शाह ने दिसंबर 2022 को कर्नाटक के मांड्या में एक डेयरी फार्म का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा था कि गुजरात और कर्नाटक देश भर के दूध उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके बाद नंदिनी को बचाने के अभियान के नाम पर सियासी रशाकशी शुरू हो गई। यही नहीं, इसके बाद कर्नाटक में बनने वाले दही के पैकेट्स पर हिंदी के नाम लिखे जाने का मुद्दा उठा दिया गया। साफ है, चुनाव करीब है। आने वाले दिनों में मुद्दों की कमी नहीं होगी। बेंगलुरु से श्रीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात राजस्थान की सियासत की करते हैं। राजस्थान में चल रही खींचतान के बाद अब कांग्रेस में काफी हलचल यहां पर है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि पार्टी सचिन पायलट के कदम से नाराज है। और सचिन पायलट जिन्होंने हाल ही में अपना जो बयान दिए हैं उसको लेकर अब काफी हलचल कांग्रेस में है।
बिल्कुल, और पार्टी सचिन पायलट से जहां नाराज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस खड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है। एक बड़ी बात यह भी है कि चुनाव से पहले कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है ताबिश की मुख्यमंत्री बदला जाए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो पंजाब में स्थिति पैदा हुई थी उसे कांग्रेस दोहराना यहाँ पर नहीं चाहती है, ऐसा माना जा रहा है। आखिर में मुख्यमंत्री बदलने जैसा जो खतरा वहाँ पर, जैसा रिजल्ट एक तरीके से आप कहिए पंजाब में दिखा था, वो एक बड़ी चिंता इनके लिए हो सकती है यहाँ पर। लेकिन ये साफ है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर जाने के फैसले से सचिन पायलट के पार्टी जो है वो वहाँ पर नाराज है। सुनवाते हैं आपको कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का क्या कुछ कहना है। लंबे अरसे से राजस्थान के अंदर ये मामला चल रहे हैं, चुनाव बहुत नजदीक है। कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड, हमारी हाईकमांड को इस मामले में जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा असर होगा। जो हालात हैं उन हालात में हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। लेकिन ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड की है कि इस मामले का जल्द अज जल्द कोई हल निकाले। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि भाई कांग्रेस लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही बैक कर रही है सारे मसले में, तो इसमें लगता है कि गुटबाजी जरूर और बढ़ेगी। क्योंकि कल रात को हमने देखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा था कि अगर सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सम्मानजनक बात सुननी चाहिए। और दूसरे जो एमएलएज है, लगता है कुछ एमएलए और सचिन पायलट के साथ हो सकता है आ सके या उनके साथ एटलीस्ट उसमें शामिल हो जाए। और रंधावा जी का आज आने का है यहाँ पर, जो राजस्थान पार्टी के इंचार्ज हैं, तो वो आगे क्या करते हैं ये देखना होगा। लेकिन लग रहा है कि अब जो स्थिति है कांग्रेस की राजस्थान में, अगर जो मतभेद अब एकदम खुल के सामने आ गए हैं, क्या पार्टी उसको मना सकेगी या एक तरह से पार्टी में अलग अलग गुटबाजी और तेज हो जाएंगी, दरारें और तेज हो जाएंगी। सचिन पायलट जो मुद्दा लेके बैठे हैं उसमें अगर और एमएलए उनके साथ जुड़ जाते हैं तो एक तरह से ये पार्टी के लिए नुकसानदायक रहेगा, पार्टी की छवि के लिए। लेकिन दूसरी ओर हमने देखा है कि उन्होंने पूरी तरह से अशोक गहलोत को बैक किया है अपने स्टेटमेंट से कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उससे नहीं लगता है कि वो सचिन पायलट को अकोमोडेट करने की मूड में है। और जो रंधावा है, जो मिस्टर रंधावा जी है, जो यहाँ पर पार्टी इंचार्ज है, वो आज यहाँ पर आएंगे तो वो क्या करते हैं वो अभी देखना आगे है। और अब आपको बताते हैं कि कल का घटनाक्रम क्या रहा, जब अचानक सचिन पायलट मीडिया के सामने आ गए और अशोक गहलोत के पुराने बयान दिखाते हुए कहा कि वो चुनाव पर जाने से पहले जनता के वादे जो हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि गहलोत मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं और अब मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन पर बैठूंगा। जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। सचिन पायलट ने नया मोर्चा खोला है। अपने ही सरकार पे आरोप लगाया है कि पिछली भाजपा की सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तमाम वादों के बावजूद। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे उनके निशाने पे हैं। मुख्यमंत्री के पुराने बयानों की सूची तैयार करके पायलट ने साफ इशारा कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार पर आरोप तो लगाए लेकिन कार्यवाही नहीं की। हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। और इन सब मुद्दों को लेकर वो अपने ही सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है, तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। अगर और अन्य विधायक पायलट के समर्थन में आ गए तो कांग्रेस के लिए खासा परेशानी पैदा हो सकती है।
सचिन पायलट एसेट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक को लेकर व्यस्त है, लेकिन कहती है मिल के निपटारा जल्द ही होगा। ये जो बात उन्होंने कही है कि अनशन पे जाएंगे या एक दिन का अनशन करेंगे करके, इसको भी लेके हमारे जो इंचार्ज हैं वो उनसे बात करेंगे और जो भी उसके ऊपर डिसीजन लेना या जो भी उसके ऊपर हाईकमांड के साथ डिस्कस करके फैसला लेना वो इंचार्ज का काम है, वो करेंगे जरूर। राजस्थान में कांग्रेस के लिए ये एक नई चुनौती है। यहाँ पर चुनाव अब सिर्फ 8 महीने दूर है और अगर ये मोर्चा बगावत का रूप ले लेता है तो राजस्थान की राजनीति में कई नए मोड़ और विकल्प सामने आ सकते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ दिल्ली में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में लगातार जुटी हुई। असद की तलाश के दौरान कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं कि वो दिल्ली में 15 दिनों तक ठहरा था। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असद को मदद करने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर यूपी एसटीएफ को सौंपा है और पिछले महीने ही असद दिल्ली आया था, ऐसा बताया जा रहा है। यहां उसके पुराने ड्राइवर और 2 हथियार तस्करों ने छिपने में उसकी मदद की। 15 दिनों तक वो दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली में छिपा रहा और बाद में उसने यहां से भी अपना ठिकाना बदल लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों ही पुलिस की एक बड़ी नाकामी है कि फरवरी में जो है उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसके ठीक बाद मार्च के पहले हफ्ते में जो अतीक अहमद का बेटा असद है, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, वो एक शूटर गुलाम के साथ दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली के संगम विहार और ओखला जैसे इलाकों में 15 दिन तक रहता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले अवतार सिंह को गिरफ्तार किया था। दरअसल अवतार सिंह जो है एक हथियार सप्लायर है और अवतार सिंह से पूछताछ के बाद अवतार सिंह ने कहा कि उसको 10 पिस्टल और कुछ कारतूस जिशान और खालिद नाम के शख्स ने दिए थे। इसके बाद पुलिस ने खालिद, जिशान और जावेद को गिरफ्तार किया। तो इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि जो अतीक अहमद का बेटा असद है वो दिल्ली आया था और दिल्ली में उसको रुकवाने में इन लोगों ने मदद की थी। 15 दिन तक वो दिल्ली रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद का जो पुराना ड्राइवर है वो दिल्ली में ही रहता है और उसने काफी हेल्प की और अतीक अहमद के बेटे असद ने मेरठ से उससे पैसे मंगाए थे। वो पैसे लेने के बाद असद यहाँ से गायब हो गया। तो 3 लोग ये जो अरेस्ट किए गए हैं, इनको उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अपनी कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद के बेटे की तलाश में और जो शूटर गुलाम जो साथ में था उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर वो दिल्ली से कहां गया। तो एक बड़ी नाकामयाबी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों की नाकामी है कि एक बड़ा गैंगस्टर और एक बड़े मामले का शूटर और उसका जो मुख्य आरोपी है वो दिल्ली में रहा। 15 दिन तक रुकने के बाद यहाँ से चला गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। तो फिलहाल इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक असद का कोई सुराग नहीं लगा है। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामले जो हैं वो लगातार चिंता पैदा कर रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार अब अलर्ट है और आज और कल देश के अस्पतालों में इसे लेकर मॉक ड्रिल भी शुरू हो रहा है। इस दौरान ये देखा जाएगा कि किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि आप देखिए लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कई जगह पर बढ़ रहा है और इसलिए देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत जरूरी उपकरणों को लेकर कितनी तैयारियां जो है वो हैं। मॉक ड्रिल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया झज्जर के एम्स जा रहे हैं, जहां वो अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेंगे। बढ़ते मामलों के बीच उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता यहां पर जरूरी है। तो कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर कुछ राज्यों में सख्ती भी इसको लेकर की गई है। हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में मास्क को लेकर एक बार फिर निर्देश जारी किए गए हैं।
लोगों से अपील की गई है कि वो सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर ही जाएं। हरियाणा में सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पंचायतों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। केरल में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य सभी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। पुडुचेरी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य है। यूपी में हवाई अड्डों पर विदेश के आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी किया गया है। तो तमाम एहतियाती कदम भी अब उठाना शुरू कर दिए गए हैं, जिस तरह से कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। और ये जो तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह है लगातार बढ़ते मामले, लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 5357 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 10 मरीजों की जान चली गई है। और अब हमारे देश में एक्टिव केस जो है वो 32,000 से ऊपर जा चुके हैं। वहीं रोजाना का संक्रमण दर आप देखिए तो ये बढ़कर अब 3.39% हो गया है। वहीं 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,726 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में इस बार 24 घंटे में कोरोना के 788 से ज्यादा मामले मिले हैं, जबकि एक मरीज की यहां पर मौत हुई है और एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4,587 यहां पर हो गई है। मुंबई की बात करें तो 24 घंटों में 221 नए मामले सामने आए हैं और 104 मरीज मुंबई में फिलहाल अस्पताल में हैं। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 699 नए केस सामने आए हैं, एक मरीज की जान गई है। लेकिन दिल्ली में जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है वो बात है यहाँ का संक्रमण दर, जो अब भी 21% के पार चल रहा है। सक्रिय मरीज यहाँ पर 2000 से ज्यादा है। लेकिन ये चिंता क्यों बढ़ रही है, इसको भी आप थोड़ा समझिए। ये हम आपको तारीखें दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे किस तरह से जो है रफ्तार दिन ब दिन कोरोना की बढ़ी है। 31 मार्च को जहां 3000 के करीब मामले आ रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 5 मार्च को 4000 के ऊपर पहुंचे, फिर 6 अप्रैल को माफ कीजिएगा और 5000 के ऊपर आ गए। और ये 9 अप्रैल आते आते ये मामले जो है वो 6000 के आसपास दर्ज किए गए। 8 अप्रैल को 6155 और 9 अप्रैल को 5357 केस आए। और अब बात टॉप 5 न्यूज की करते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं जिस पे आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो बिहार हिंसा को लेकर है। इसमें पुलिस का ये कहना है कि बिहार शरीफ की जो हिंसा थी वो सुनियोजित थी। और दूसरी खबर यहाँ पर राजस्थान से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले फिर राजस्थान कांग्रेस जो है उसमें घमासान देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव से पहले यहाँ पर दूध पर लड़ाई जो है वो तेज होती हुई दिख रही है। चौथी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर अब कितने हम तैयार हैं इसको लेकर आज और कल देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और T20 लीग में एक धमाकेदार मुकाबला कल हुआ जिसमें KKR की तरफ से रिंकू सिंह ने धमाल कर दिया। यहाँ पर 5 छक्के इन्होंने लगाए, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको करना यह है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, इन 5 में से अपनी पसंद की खबर को चुनना है, जिसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।